हेलो। हाय एवरीवन। आज मेरा नाम तबरेज है और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे कि सीबीएसई क्या क्या पूछता है और सीबीएसई में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या बताया जाएगा, इन सब बारे में आज बात करने वाले हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे। आज बहुत दिनों बाद ऑनलाइन कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो है। बाकी कोशिश करेंगे कि आज जो है अच्छे से क्लास को कंडक्ट करें और समझें कि इकोनॉमिक्स में सीरियसली क्या क्या देने वाला है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है और क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे साल में वो सीरियसली कराए। पहली बात, हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में पहली बात, हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या, क्लास 12 की, सिर्फ क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में दो चीजें हैं बेटा, दो चीजें हैं हम लोग के पास एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी एक हम लोग के पास इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जिसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ते हैं। 40 मार्क्स की आपके पास ये आती, 40 मार्क्स की आपके पास ये आती और 40 मार्क्स की ये आती। टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपके पास बनता है सीबीएसई बोर्ड में, तो 2025 और 2026 में बने। अब बात यह है कि इसके बारे में थोड़ा बहुत एक एक नाम हम लोग ने क्लास 11th में भी सुना होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेजरली इकोनॉमिक्स के दो पार्ट जो मेजरली हम क्लास 11th 12th में पढ़ते हैं, उसमें पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज से कुछ साल पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों क्लास 12 में पढ़े। दोनों चीजें क्लास 12 का ही हिस्सा थी, लेकिन बच्चों की आसानी के लिए सीबीएसई को हलवा खिलाने की आदत है आप लोगों को, तो इस वजह से उसने क्या किया कि इंटर इकोनॉमी को 11 से हटाकर क्लास 12 में कर दिया, ताकि बच्चे स्कोर कर पाए। इकोनॉमिक्स इस वजह से बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम, अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक से ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर आपने पढ़ा है, तो इट इज सर्टेन दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। पहली बात, आज से माइक्रो इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी शुरुआत करेंगे। आज पहली क्लास है और जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं बहुत दिन बाद कैमरे के सामने आप लोग से मिलने के लिए बैठा हुआ हूँ, तो उस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स की आज थोड़ी बहुत शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो के बारे में हम लोग क्लास 11 में पहुंच चुके हैं, फिर भी थोड़ी बहुत बातें हम लोग क्लास इंट्रोडक्शन में माइक्रो के बारे में भी कर लेंगे, ताकि जो लोगों ने 11th को रेस्टियर माना था उनको ये भी प्रॉब्लम ना आए। आज आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट करने से बेहतर है, कि हम लोग कंटेंट की तरफ चलें और जानें कि पूरे साल में, पूरे ईयर में जो सीबीएसई सेशन है 2025-2026, उसमें हमारे पास क्या क्या कंटेंट है। फिलहाल के लिए सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर इंडियन इकोनॉमी के बारे में धीरे धीरे ओवर द पीरियड हम लोग बात करते रहे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए बेटा कि आपके पास एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज डिवाइडेड है। यूनिट वाइज मतलब पहला यूनिट आपके पास है जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन में आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि माइक्रो क्या होता है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, सिग्निफिकेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या फायदे हैं, भारत एज अ कंट्री, एज अ होल, इंडिया एज अ होल के बारे में हम बातें करेंगे। इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन है। सेकेंड जो यूनिट आपके पास होने वाला है वो होने वाला है नेशनल इनकम। क्या होने वाला है? नेशनल। इसके बारे में, ये मेरे टाइम से कहा जाता है कि बहुत टफ चैप्टर, जब मैं पढ़ता था तो मेरे सर क्लास स्कूल में वो ऐसे ही कहते थे कि बहुत टफ चैप्टर है और इस चैप्टर का बहुत अहम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 में आने के लिए होता है। तो इस वजह से इस चैप्टर को मैंने आसान इजी बनाने के लिए कोशिश की और बहुत इजी चैप्टर कर दिया आप लोगों के लिए। इतना इजी कर दिया है कि शायद आज की क्लास के बाद आपको नेशनल इनकम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेशनल इनकम की क्लास में मुझे एटलीस्ट 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, तो आज पहली क्लास है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश। उसके बाद हम लोग जो थर्ड यूनिट पढ़ने वाले हैं, थर्ड यूनिट हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग के बारे में।
जो आपके पास रेफरेंस बुकों में मोस्टली संदीप गर्ग हैं या बीके वरी हैं, जो मोस्टली बुक्स हैं, उसमें सब में अलग अलग चैप्टर बनाया गया है मनी और बैंकिंग। बट एनसीईआरटी में ये एक यूनिट, पहला यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा यूनिट आपके पास नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स कहा जाता है। इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, नाम सुन के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। थर्ड चैप्टर मनी बैंकिंग होता है, और उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो आपके पास होने वाला है वो होने वाला है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये चैप्टर आपके रेफरेंस बुकों में मोस्टली तीन चैप्टर्स में, थ्री चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बट यहाँ पर हम लोग एक यूनिट में पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है, एक यूनिट आपके पास पूरा पूरा फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज के बाद आपके पास एक यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अलावा आपके पास एक गवर्नमेंट बजट करके भी चैप्टर आपके पास मिलेंगे। तो बस इतना कंटेंट हम लोगों को क्लास 12 में पढ़ना है, जो 40 मार्क्स आपका कंस्टिट्यूट है। अलग अलग चैप्टर अलग अलग मार्क्स से कंस्टिट्यूट, और 40 मार्क्स की आपके पास इंडियन इकोनॉमी आती है, और 20 नंबर आपको पता है रिएक्शन में। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपसे सीबीएसई पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत परेशान होने की या इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली सबके स्कूलों में, सबके क्लासेस में अब शुरू हो गया होगा इकोनॉमिक्स पढ़ाना। आप क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन वगैरह बताया जा चुका होगा, फिर भी आज आप थोड़ा बहुत जानते हैं और समझते हैं कि कितने अच्छे से इकोनॉमिक्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे लिए। मैं कॉमर्स का बंदा रहा हूँ, मैं कॉमर्स से रिलेटेड रहा हूँ, मेरी पीएचडी है। फिर भी मैं इकोनॉमिक्स से जो है क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरी पीएचडी जो हो रही है तो मैं इकोनॉमिक्स में, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को भी इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स उनको अच्छा लगे। तो आपको जो तीन भी कोर सब्जेक्ट आपके पास है उसमें सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास एक बार कर आप देखिए। चलिए आज बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन। सर, हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को सुना है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ठीक, इसके बारे में आज हम लोग बात करें कि वेट करिएगा थोड़ा सा। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है इसके बारे में बात करें। चलिए, सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन। हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्लास 11 तक। ठीक, थोड़ा थोड़ा अगर आप रिकॉल कर पाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेटा, जहां पर माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा मतलब स्मॉलेस्ट नैनो। आप मोबाइल में अपने सिम का यूज करते होंगे, आप सब किसी के पास मोबाइल है, आप लोग मोबाइल में सिम का यूज करते होंगे, उसमें कहा जाता है माइक्रो सिम का यूज होता है, और जो है क्या बोलते हैं पूरी सिम का यूज होता है। माइक्रो सिम का मतलब होता है छोटी लेवल पर बात करना। छोटे लेवल पर बात करने से मेरा मतलब है जहां पर आप एकदम लोअर लेवल पर बात करते हैं, बात करते हैं एक इंडिविजुअल के बारे में, बात करते हैं इंडिविजुअल फर्म के बारे में, बात करते हैं आप एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में, जहां पर आप इंडिविजुअल प्रोडक्शन हाउस के बारे में, जहां पर आप इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, जहां पर आप इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, वो सारा हमने क्लास 11 में पढ़ा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। माइक्रो 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 इकोनॉमिक्स है। अब हम लोग बड़े हो गए, कॉमर्स के दूसरे क्लास में, सेकेंड क्लास मान के चलिए, मैं 11th को क्लास कॉमर्स की नर्सरी कहता हूँ, और 12th को अपर नर्सरी। तो आप अपर नर्सरी में मानकर चलिए आ गए, तो अपर नर्सरी में हम ये देखते हैं कि आप छोटे लेवल पे बात ना करके हम बड़े लेवल पर बात करें, बिग लेवल पर बात करें, इकोनॉमी एज आ होल की बात करें। इकोनॉमी एज आ होल, इकोनॉमी एज आ होल का मतलब होता है बेटा पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे भारत की इकोनॉमी, पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात अगर की जाए तो इकोनॉमी एज आ होल कहा जाता है। आप देखते हैं कि आप टीवी पे देख रहे हैं इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी गिर रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, और जो है आज इतनी इकोनॉमी में गिरावट हुई, आज इतनी बढ़ी, ये सब बातें हम लोग न्यूज में ऐसे वैसे देखते हैं। सर,
ये सब बात हमको समझ में तो नहीं आती है, बट फिर भी देख लेते हैं कि हाँ, और उसके बाद इंटरेस्ट भी नहीं आता है तो फिर गेम खेलने लगते हैं कि ये सब कौन से। तो आज थोड़ा सा ये जानेंगे कि इकोनॉमी एज अ कंट्री कैसे चलाई जाए, एज अ कंट्री कैसे चलाई, कि अगर आप इंडिविजुअल एक फर्म के बारे में बात करें, तो इंडिविजुअल के बारे में बात करें, मुझे नहीं लगता इतनी कोई खास प्रॉब्लम बच्चों को आती है या लोगों को आती है। आप एक इंडिविजुअल पर्सन के पास गए, उसकी छोटे मोटा वैल्यू, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड बातें हैं, लिमिटेड चीजें हैं, आपने फटाफट बताया कि हाँ ये फर्म ग्रो करेगी, ये फर्म नहीं ग्रो करेगी, ऐसी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत। बट अगर हम ह्यूज लेवल पर बात करें, इकोनॉमी एज अ होल, छोटा सा एग्जांपल आपको बता, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जाकर अपने बगल वाले नेबर से पूछ के आइए कि उनके यहाँ कितने लोग रहते। आपने कहा जी सर। मैंने कहा बेटा जाकर ये पूछ कर आओ कि उनके यहाँ कितनी कितनी इनकम है। ठीक है, मैं पूछ के आता। मैंने कहा उसमें पूछ के आओ जो बच्चे हैं उसमें कितने स्कूल जाते हैं। आपने कहा सर ये भी मैं कराऊंगा। मैंने ऐसे आपको दो चार क्वेश्चंस आपसे कहा कि आप अपने बगल वाले घर में, जो आपके पड़ोसी, जो आपके नेबर हैं, उनसे जाइए और उनकी बात करें। सर बिल्कुल। आप दौड़े दौड़े गए और एक पेज पर सर फॉर्मेशन 15 मिनट में लिखकर चले आए। सर इनके यहाँ ऐसा ऐसा है, इनके यहाँ ऐसा ऐसा, इनके यहाँ 4 बच्चे हैं तो स्कूल जाते हैं, जो नहीं जाते हैं, इनकी इनकम इतनी है, और इनके यहाँ इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग 60+ हैं, इतने लोग 40+, 40 से नीचे हैं, इतने लोग बच्चे हैं। आपने सारी बातें 15 मिनट में आप लाए और लाकर आप मेरे सामने रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। अब मैं आपसे एक दूसरा टास्क देता हूं। मैं कहता हूं कि बेटा ऐसा करो, चले जाओ पूरे शहर से, पूरे सिटी से ये काम हर घर से करके लाओ। सर पागल हो गए क्या? ये कौन सी बात होती है? पूरे शहर का कैसे पता लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, पर 15 मिनट आप कह रहे हैं तुरंत लगा के लाओ, तो तुरंत तो नहीं पॉसिबल। उसमें मुझे 1 महीना लगेगा। नहीं नहीं, 15 मिनट का टाइम क्या बात है, ये नहीं पॉसिबल। तो जब मैंने एक इंडिविजुअल के बारे में बात की तो उसको कहा गया कि माइक्रो इजी, आसान था, गए कराओ, कम टाइम लगा, कम रिसोर्स लगे, कम नॉलेज लगी और कर चले आए। बट अगर हम अब सिटी एज अ होल की बात करें, पूरे शहर की बात करें कि घर आपको जाना है, कि घर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट कर इकट्ठा करना है, रिकॉर्ड करना है, उसका प्रेजेंट करना है आपको मेरे सामने, दैट विल बी अ टफर टास्क। दैट विल बी अ टफर टास्क फॉर एवरी पर्सन। हर आदमी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, और अगर पॉसिबिलिटी है भी तो दैट विल टेक टाइम, दैट विल टेक टाइम मोस्टली। मिनिमम मिनिमम अगर कल से अगर आपको एक स्मॉल टाउन के बारे में भी कहा जाए तो आप 1 महीना दे। हाँ सर, इतना तो मुझे भी पता है, 1 महीने से ज्यादा ले लें। आप तो कम बता रहे हो महीना। मैंने बोला अच्छा। तो अगर मैं पूरे शहर के बारे में बात करूं तो मैं बात करूंगा इकोनॉमी है होल। पूरे शहर के बारे में जब बात की जाएगी तो उसको कहा जाएगा मैक्रो, उसको कहा जाएगा मैक्रो। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? एक इंडिविजुअल फर्म। इंडिविजुअल फर्म इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वाइल इंडिविजुअल, while the country as a whole, economy as a whole, when we talk about the economy as a whole, that we term it as a under the study, under the branch of economics which is known as macroeconomics, MACRO, macro। is it clear? is it clear? हाँ सर क्लियर। तो बात बहुत इजी थी जो मुझे समझ गया। अब माइक्रोइकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी, में क्या क्या स्टडी किया, मैक्रो में क्या क्या स्टडी किया, कंटेंट क्या क्या है। माइक्रो के कंटेंट आपको बहुत सारे पता होंगे। हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में क्लास 11 में पढ़ा था, हम लोगों ने थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में क्लास 11 में पढ़ा था, और हम लोगों ने क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, कॉस्ट फंक्शन पढ़ा। ये सब बातें हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी। क्लास 12 का कंटेंट मैंने आपको बता दिया, जहां पर मैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ूंगा, मैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में बात करूंगा, बड़ी बड़ी बातें करूंगा। बड़े हो गए ना, तो अब थोड़ा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लेवल पर बातें करते हैं। बोलिए हाँ, क्लियर। चलिए उसके बाद अब देखेंगे कि शुरुआत इंट्रोडक्शन से कर रहे हैं, भी बहुत इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें। माइक्रो इकोनॉमिक्स आया कहां से? कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले ये कहा जाता था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली, कुछ साल पहले कहा जाता था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक्सटेंशन, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक्सटेंशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक्सटेंशन से मेरा मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो MIC में ही हम MSc पढ़ लेते।
MIC में ही हम MAC वो पढ़े। फिर एक टाइम आया 1928 में, 1928 से लेकर 1934, जहां पर ग्रेट डिप्रेशन आया पूरे वर्ल्ड। ग्रेट डिप्रेशन। सर, ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है? पहली क्लास में आप इतने टफ टफ वर्ड यूज कर रहे हैं, समझ में तो आने से रहा। मैंने कहा बेटा आराम से पहले सुनिए। ग्रेट डिप्रेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन आया, डिप्रेशन का मतलब होता है जहां पर लोगों के पास डिमांड करने की, पैसा रखने की परचेजिंग पावर एकदम खत्म हो गई, क्योंकि वो परचेजिंग पावर बची ही नहीं। उस वक्त एक आदमी, एक ग्रेट मैन बाहर आए और उन्होंने बताया कि बेटा हम बताने वाले हैं कि इस डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए, जिनका नाम था J.M. केन्स। पूरा नाम जॉन मेरन केन्स, जिनको हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का जितना फायदा कराया, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जितनी बातें दुनिया को बताई, इतनी शायद ही, जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा, अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ा, आपने जो है क्या बोलते हैं रॉबिन्सन के बारे में पढ़ा, सेम वे में हम लोग आज ग्रेट जेएम कीन्स की थ्योरी और जेएम कीन्स की एक मशहूर बुक थी, जो हम चैप्टर 7, 8, 9 में उसके थोड़े बहुत पार्ट पढ़ने वाले हैं। पूरी बुक तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए आपको पढ़ पाना। एक चैप्टर जो हमने पढ़ा उसका नाम था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं चैप्टर यूनिट नंबर 4, थ्योरी ऑफ इनकम एंड। ये उनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर नेशंस वेल्थ। वो बुक का नाम, लेकिन उसके कुछ पार्ट सीबीएसई में क्लास ट्वेल्थ में बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा गया है कि 7 जो यूनिट आपका 4 है और डिफरेंट ग्रुप में 7, 8, 9 है। आप जिस भी बुक से पढ़ते हो आपके स्कूल में जो भी बुक चलती है, किसी के यहाँ वीके ओरियल जैन चलती है, किसी के यहाँ संदीप गर्ग चलती है, किसी के यहाँ सुभाष डे चलती है, आपके यहाँ कोई भी बुक चलती है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने एक पूरी बुक लिखी, इंक्वायरी इनटू द नेचर नेशंस एंड वेल्थ, जिसमें उन्होंने बताई पूरी बात। उसमें उन्होंने पूरी बात बताई कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, इट इज द फोर डिफरेंट ब्रांच फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग है। उसके बारे में अलग से पढ़ना चाहिए बेटा, उसके बारे में अलग से जानना चाहिए। बोलिए हाँ हाँ सर, समझ। अब एक बात बताई गई कि बेटा इसका फायदा क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स लाने का फायदा क्या है। पहले हम लोग छोटी छोटी बातें करते थे, एक घर में चले गए, इनके घर में खाना है कि नहीं है, बगल वाले घर में चले गए खाना। अब हमने जाना कि पूरे देश की इकोनॉमी को चलाया कैसे जाएगा, पूरे देश को कैसे चलाया जाए, ये पॉसिबिलिटी बताइए। अब बच्चों वाली बातें कितने सालों से इससे पहले से करते आ रहे हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स हुआ करते थे, एडम स्मिथ 1776 की उनकी किताबें थी, जिसमें उन्होंने उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को, जिन्होंने शुरुआत की इकोनॉमिक्स की। 1776 में उनकी पहली बुक उन्होंने लिखी थी। तो उस तरीके से जो है क्या बोलते हैं, उससे पहले क्लासिकल्स होते थे, उसके बाद अब ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो मार्केट में आए, मार्केट इकोनॉमिक्स अपनी थ्योरी मार्केट में लेकर आए और उन्होंने बताया कि बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत अलग है। हमने बोला अच्छा, मतलब आप मेरा पढ़ने का काम बढ़ा गए, अब एक मुझे अलग ब्रांच कर। बोले हाँ बेटा, अब आपको एक अलग ब्रांच करनी पड़ेगी जिसका नाम है, क्लियर है बात यहाँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली बात जो मुझे आपको बतानी थी, सबसे पहली बात जो मुझे आपको बतानी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ, सर, सर्कुलर मतलब गोल, इनकम मतलब कमाई, फ्लो मतलब बहना। इतनी बातें तो हम भी जानते हैं, इंग्लिश पढ़े। तो बोला बेटा देखते हैं कि क्या हो सकता है सर्कुलर फ्लो ऑफ कम, सर्कुलर फ्लो ऑफ कम। पहली बात, इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं। देयर आर 4 मेजर सेक्टर्स। पहला, एक हाउस होल्ड। सर हाउस होल्ड कौन है बेटा? हम लोग हम लोग हाउस होल्ड हैं।
जिनके यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ले गए कंज्यूम करते हैं, कस्टमर्स हैं, कष्ट से मरने वाले लोग हैं, उनको कहा जाएगा हाउस होल्ड। जो रोज कमाने जाते हैं, पैसा कमा कर लाते हैं और खाते हैं और मजा करते हैं। जिस दिन ज्यादा पैसा हो जाता है, संडे रहता है, सैटरडे रहता है, उस दिन जाकर किसी रेस्टोरेंट में खाता है। दूसरा, जहां पर हम काम करते हैं, जिसको हम प्रोडक्शन हाउस कहते हैं या प्रोड्यूसर कहते हैं या मैन्युफैक्चरर कहते हैं, कुछ भी आप नाम दे लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आदमी जो आपके सामने रहा वो रहा प्रोड्यूसर। बोलिए हाँ। हाँ सर, ये बात तो हमको समझ में आ रही है। एक और आदमी रास्ते में मिलता है, एक और आदमी है जो आपके देश को चलाने के लिए सबसे मेहनत करता है, वो है आपकी गवर्नमेंट, जो आपके लिए हर वक्त आपके पास खड़ी है। आपके घर में स्ट्रीट लाइट, आपके मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगवाना, आपकी सोसाइटी में रोड बनवाना, आपके हाईवे बनवाना, आपकी सारा कुछ करने के लिए गवर्नमेंट। और फिर जो चीज देश में कम पड़ जाए उसको पूरी करती है दुनिया, जिसको हम नाम से जानते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया जिसको हमने कहा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे और मेरे यहाँ भारत में ऑयल नहीं है, ऑयल नहीं है तो क्या करें? ऑयल घर में बना लें? नहीं बेटा, घर में नहीं बना सकते। सब आदमियों ने अपना घर खोदना शुरू किया और देखा कि घर के अंदर तो नहीं। हाँ सर, नहीं। ऑयल जहां पर होता है, जहां पर नेचर ने दिया है वहीं पर। अगर गल्फ कंट्रीज में है, रशिया में है, तो जहां पर भी है वहां से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और आपके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको बाहर देनी पड़ेंगी, जिसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिलाकर आपका एक ट्रेड बनाते हैं, और ट्रेड को कहा जाता है, ट्रेड को कहा जाता है कि दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंटरैक्ट करना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सामान लेना और बेचने को हम ट्रेड करना कहते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द ट्रेड, ट्रेड फ्रॉम द अब्रॉड। हाँ सर, ये बात समझ में आ रही। ठीक है, चल अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, एक आदमी मिस्टर ए, मिस्टर ए दुनिया में आगे निकले, उनको कुछ खाने का मन किया, कोई बर्गर खाने का मन। मिस्टर ए को क्या खाना है? बर्गर। अब बर्गर खाने वाले शॉप पे गए, मैकडॉनल्ड्स में गए या किसी और शॉप पे गए, और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि भैया मुझे बर्गर चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि 100 रुपीज का, रुपीज का है, ये तो मैंने सुना ही नहीं कि मुझे पैसा देना पड़ेगा, मुझे तो खाना है, पैसा तो नहीं लाया हूँ। ये क्या होता है पैसा, मुझे बता दे। ये पागल आदमी है, पैसे के बिना कैसे काम हो? उन्होंने कहा ये तो नहीं है, चलो भागो नहीं। अरे ये तो पेट भरा, आपने पेट भूख लगी है, पेट कैसे भरे? तो मैंने कहा यार 100 रुपए कैसे मिले? उसने बताया कि आपको कहीं पर काम करना पड़ेगा। मैंने बोला कहाँ? बोला जाओ, वो पढ़ी लिखी हो? मैंने कहा नहीं। बोला अरे ये देखो सामने जो है, क्या बोलते हैं, सामने ये देखो, गलत बता दिया। सामने देखो, ये एक आटा, आटे की चक्की, गेहूं की चक्की लगी। गेहूं की चक्की क्या होती है? जहां पर गेहूं पीसा जाता है, आटा, आटा फ्लोर। मैंने कहा अच्छा, तो यहाँ पर मुझे क्या जाकर कहना है? कहा जाओ और यहाँ पर उनसे कहो कि देख सर, मुझे आपके यहाँ ठीक। ये वहां से चले और उसके पास आकर कहा कि मुझे सर आपके यहाँ नौकरी चाहिए, मुझे आपके यहाँ काम करना है, मुझे 100 रुपए की जरूरत। ठीक, आओ, ये आटा है, उसमें हेल्प करो, ये चक्की चलाओ और उसमें भी काम करो, और ये गेहूं रखा है, ईट रखा है, इसको पीसो और पीसने के बाद आटा बना। कहा, ठीक है बिल्कुल बना देंगे, इसमें क्या। मैंने दिन भर उसके पास काम किया, मिस्टर ए ने दिन भर उसके पास काम किया, प्रोड्यूसर के पास। और शाम में प्रोड्यूसर ने उसको पैसा दिया। शाम को प्रोड्यूसर ने उसको क्या दिया? कितना दिया? कितना दिया सर? 100 रुपीज की जरूरत थी, 100। उसने कहा कि यार इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, बर्गर खा के नहीं खत्म करूंगा, घर जाऊंगा रोटी बना के, रोटी, बर्गर से रोटी पे आ गए। हाँ, मेहनत किया है, मेरा पैसा थोड़ी, मेहनत करके बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, तो घर जाकर रोटी, अब रोटी के लिए आटे की जरूरत। मिस्टर ए अब क्या करते हैं? अब आटा खरीदना। मैंने कहा ऐसा करते हैं, इसी पैसे को लेके क्या करते हैं, इसके पास आ गए, इस
आटा चक्की वाले मैन्युफैक्चरर के पास और कहा कि भैया जो आटा मैंने बनाया है उसमें से कुछ आटा आप मुझे दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा, तो जो पैसा मैंने दिया है मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर ने आपको दिया है कि वो पैसा भी आपको यहाँ देना पड़ेगा। मैंने हाँ, वो पैसा भी देना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर के पास से आटा यहाँ से यहाँ चला आया, और ए जो इंसान था, जो पर्सन था, जो बंदा था, उसके पास उसने जो है यहाँ से उसके आटा पैसा बह के चला आया। हाउस होल्ड इंसान मिस्टर ए के पास से फर्म के पास, और आटा जो ये बना कर गया था वो आटा फ्लो हो गया मिस्टर ए। ये दो लोगों ने आपस में मिलकर ट्रेड किया। पहले मिस्टर ए ने काम किया आटा में, आटा बनाने में हेल्प, उस बात के लिए आटे जो मैन्युफैक्चरर था, जो चक्की का ओनर था, उसने उसको पैसा दिया। वापस से वो उसी पैसे को लेकर आया और पैसे से उसने आटा खरीदा और आटा ले जाकर घर पे उसने रोटी बनाई खाई। आटा प्रोड्यूसर ने बनाया था जो अल्टीमेट हाउस होल्ड के पास चला गया, मिस्टर ए के पास चला गया। और जो पैसा इनके पास था, प्रोड्यूसर के पास था, वो पैसा वापस से मिस्टर ए से बहता हुआ, वापस से फ्लो होता हुआ, वापस से किसके पास आ गया? प्रोड्यूसर के पास। अब प्रोड्यूसर फिर से उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, से बिजनेस करेगा, और ये गोल 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 चक्रा ऐसे ही चलता, ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम पैसे का फ्लो होना, गोल गोल गोल। यहां से आटा आया, कैसे सपोज करते हैं अगर दो लोग, सर दो लोग के अलावा और भी तो कोई हो सकता है। मैंने बोला हाँ, एक इंसान और है, एक इंसान और है जिसको हम गवर्नमेंट के नाम से। अच्छा सर, इसका क्या काम? बेटा देख, अब जो पैसा प्रोड्यूसर ने कमाया है उस पैसे पे गवर्नमेंट आकर खड़ी हो जाएगी। उसने कहा भैया बहुत पैसा कमा रहे हो, दिन भर आटा पीस रहे हो, वहां भीड़ लगाए रहते हो, बहुत पैसा कमा रहे हो, लाओ दिखाओ जरा कितना पैसा कमाया। प्रोड्यूसर ने अपना बुक ऑफ अकाउंट्स अपना उसके सामने रखा। अरे इतना प्रॉफिट है, इसको तो कुछ हिस्सा मेरा भी बनता है। अरे यार तुम कहाँ से चले आए? बोले नहीं, पैसा ऐसे मेरा ही बनता है। मैंने किस लिए? तुमको सिक्योरिटी दे रहे हैं, तुम्हारे पास ये जो लाइट लगी हुई है रोड पर जिससे काम कर रहा है, तुमको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब बातों का कुछ पैसा देना पड़ेगा। मैंने बोला उस पैसे का कुछ नाम वाम है? मैंने कहा टैक्स। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। ये पैसा फ्लो करके कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उस पैसे का क्या यूज करेगी? आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी एमिनिटीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कॉमन पब्लिक। वो सब कुछ आपके टैक्स। सर तो क्या हाउस होल्ड को भी तो कुछ पैसा देना, कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा? मैंने बोला बेटा हाँ देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भी तो पैसा कमाया है। हाँ सर, इन्होंने भी तो पैसा कमाया था, वहां जाकर मेहनत करके पैसा लाए थे, तो क्या इनको भी टैक्स देना पड़ेगा? हाँ सर, टैक्स दोनों लोग को देना, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, और चाहे वो कंज्यूमर हो, सब आदमी को पैसा देना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ सर। आ गई, गवर्नमेंट के पास पैसा गया, गवर्नमेंट यूज करेगी। अब कुछ ऐसा सामान बनाना था जो मेरे देश में था ही नहीं, हम लोग के पास था ही नहीं। मुझे गाड़ी बना ली, अब पेट्रोल नहीं है, क्या करें? पेट्रोल नहीं मिल रहा, कहाँ जाए? पेट्रोल की जरूरत है, पानी से चला नहीं सकते। तो मैंने कहा कि भैया रशा, ऐसा करो, कुछ पेट्रोल दे दो, क्रूड ऑयल या पेट्रोल दे दो, पेट्रोल क्या उतना नहीं जाते, कुछ पेट्रोल दो। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूँ, आप मुझे क्या करें? पैसा ले लेना नहीं होगा तो ऐसा करेंगे कि मेरे पास गेहूं बहुत ज्यादा होता है, मैं आपको गेहूं प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपको शुगर केन प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे पास बहुत। मैंने बोला अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ऐसा करो, ये ले, तुम अपने पास मेरे पास से पेट्रोल, अपनी चक्की चलाने के लिए पेट्रोल। ये ट्रेड हो गया रेस्ट ऑफ द प्राइस। तो मिस्टर ए को कहा जाएगा हाउस होल्ड, मिस्टर ए को क्या कहा जाएगा? हाउस होल्ड। अरे सर तो बड़ा डीप। मिस्टर बी को, मिस्टर ये जो फर्म है आटा चक्की वाले हैं, इनको कहा जाएगा कि ये कौन है? ये प्रोड्यूसर। कौन है? ये प्रोड्यूसर। तो आपके पास 4 सेक्टर हो गए, पहला हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी बात सबको क्लियर? इस तरीके से 4 लोग आपस में इंटरैक्ट, 4 लोग जो आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं। प्रोड्यूसर में हर आदमी प्रोड्यूसर है, जो लोग आपके पास
जो आप हैं, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, अल्टीमेट यूजर है, उन सबको हाउस होल्ड के अंदर काउंट किया जाएगा, बिकॉज दे आर द सिंगल इंडिविजुअल, बिकॉज दे आर द सिंगल इंडिविजुअल, तो क्या कहा जाएगा? हाउस होल्ड। क्लियर है बात? क्लियर। सीबीएसई ने आपके लिए और आसानी कर दी, आपके लिए और चीजें इजी कर दी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि बेटा ये मानकर चलो कि कंट्री में सिर्फ दो तरीके के लोग हैं, बाकी दो तरीके के लोगों को आप इग्नोर कर दीजिए जब ग्रेजुएशन लेवल पर पहुंचेगा तब। मैंने कहा कौन कौन से? उसने कहा कि आपको सिर्फ दो लोगों के बारे में पढ़ना है, एक हाउस होल्ड के बारे में पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है सर के बारे में, मैन्युफैक्चरर के। सर कब गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द नहीं, नहीं पढ़, इतना इजी, इकोनॉमिक्स को इतना इजी कर दिया, नहीं पढ़ना। अच्छा, तो तुम से आप फालतू बता रहे थे बेटा। देयर आर फोर सेक्टर्स बट वी विल स्टडी ओनली टू सेक्टर्स इन क्लास 12 सिलेबस। कौन कौन से दो सेक्टर? एक हाउस होल्ड और एक, मैंने आपको फ्लो सिखाया कि कैसे मिस्टर ए काम करने जाएंगे वहां पर अपनी सर्विसेज में। फिर से बना देता हूं, यहां देखिए, ये रहे एक हाउस होल्ड, ये रहे एक हाउस होल्ड, ये रहे एक हाउस होल्ड। राइटिंग को आज थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत दिन बाद पेन टैब पे लिख रहा हूं। एक हाउस होल्ड हो गए और एक प्रोड्यूसर, एक हाउस होल्ड हो गए और एक प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड क्या करेगा? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सर्विसेज में क्या क्या आता है सर? सर लेबर है सर, और क्या प्रोवाइड करेगा? स्किल्स, मेहनत उसको आती है, उसको पता है कि काम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूसर। सर ये बात तो समझ में आ गई। और क्या होगा सर इस बात के लिए? प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर बेटा, प्रोड्यूसर इनको क्या करेगा? प्रोड्यूसर इनको क्या करेगा? इनकम। प्रोड्यूसर क्या देगा इनको? इनकम। क्या देगा? इनकम, जो इनकी इनकम। बोलिए हाँ कि ना? सर ये बात तो समझ में आ गई। अब जब पैसा इनके पास आ गया तो अब इसी पैसे को लेकर ही आएंगे और इस सामान को डिमांड करेंगे जो यहाँ प्रोड्यूस करके गए। जैसे भी हमने देखा कि आटा डिमांड कर दिया, क्लियर? हाँ सर, आटा डिमांड कर रहा है। अब ये वापस से आटा इनके पास फ्लो कर गया, वापस से आटा जो इन्होंने बनाया था वो आटा वापस से। अच्छा सर, तो इसका ये मतलब होता है जहां जहां पर बेटा पैसा फ्लो करेगा, एक बार पैसा फ्लो करेगा प्रोड्यूसर टू द हाउस होल्ड और एक बार पैसा फ्लो करेगा हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर, उन फ्लो को कहा जाएगा मनी फ्लो। क्या कहा जाएगा? अरे पैसे का फ्लो, मनी फ्लो, इतनी बात तो सर हमको भी आ रहा है। उस पैसे को क्या कहा जाएगा? मनी। मनी फ्लो का मतलब हुआ कि पैसा पहली बार प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड आया, प्रोड्यूसर के यहाँ काम किया और प्रोड्यूसर ने क्या दिया उसको? पैसा। दोबारा पैसा लेने हाउस होल्ड आया, हाउस होल्ड कुछ अपना पैसा लेकर वापस से आया प्रोड्यूसर से सामान खरीदने के लिए, बिकॉज ये अज्यूम कर कर चल रहे हैं कि देर आर ओनली टू सेक्टर्स, ओनली टू पर्सन आर अवेलेबल आर देयर इन द इकोनॉमी। अगर दो ही सेक्टर है तो इन्हीं दोनों लोग तो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तीसरे और चौथे से कोई लेना देना नहीं है। ये अजम्पशन है, हालांकि नॉर्मल लाइफ में होता है, बट हम ये अज्यूम कर कर चल रहे हैं कि देर आर ओनली टू सेक्टर्स, पहला हाउस होल्ड और दूसरा सर। हाउस होल्ड क्या करेगा? पैसा कमाएगा और पैसा कमा कर किसको देगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर पहले हाउस होल्ड आएगा, पहले प्रोड्यूसर काम करेगा, प्रोड्यूसर उस बात के लिए उसको पैसा देगा, फिर उसी पैसे को लेकर आएगा उस प्रोडक्ट को डिमांड करने के लिए और वापस से वो सामान वहां से वहां फ्लो करेगा और पैसा हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ वापस से फ्लो। जहां पर सामान और चीजें फ्लो करेंगी उस पैसे को कहा जाएगा रियल। क्या कहा जाएगा? रियल फ्लो, रियल, REAL, रियल फ्लो। क्या कहा जाएगा? रियल। सर बस इतना ही सर्कुलर फ्लो में था? जी हाँ, इतना ही था, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इतना ही जानने की जरूरत है। एक बात और आपको थोड़ा सा बता देता, हालांकि आपके सेकंड चैप्टर में शायद आपको मिले ना, बट मैं फिर भी आपको थोड़ी सी बात बता दूं। सपोज करते हैं एक इंसान है, आप कमाई करें, इनकम, पैसा आपके पास आ रहा है।
अगर पैसा नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं, पैसे के बिना तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कुछ भी कर पाए, कुछ भी पढ़ पाए, कुछ भी कहीं जा पाए, कुछ भी खा पाए। तो पैसे का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात तो हमको भी पता है, तभी कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि पैसे से रिलेटेड बातें करने वाले सर। तो इनकम को, जो आदमी, एक इंसान जो पैसा कमाता है वो पैसे को क्या करता है, या तो खर्च करता है, कंजप्शन में खर्च करता है। सर मुझे ये चीजें खानी है, ये चीजें खरीदनी है, ये चीजें पहननी है, इन चीजों की मुझे जरूरत है, और कुछ पैसा बच जाएगा उसको क्या करता है, सेव करता है। इनकम के दो पार्ट हो सकते हैं, या तो आप खा लीजिए या तो बचा लीजिए, या तो आप कंज्यूम कर लीजिए या तो आप सेव कर लीजिए। अगर मैं इनकम को वाई से डिनोट करूं, कंजप्शन को सी से करूं और सेविंग को एस से करूं, तो क्या ये इक्वेशन बनकर आती है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। वाई मतलब इनकम, सी मतलब कंजप्शन, सेविंग एस मतलब सेविंग। इनकम के दो हिस्से, कमाई के दो पार्ट, एक कंजप्शन तो दूसरा सेविंग। पैसा कमाएंगे या तो बचाएंगे या तो खाएंगे, तीसरा कुछ काम करने की जरूरत नहीं। सपोज करते हैं आपकी जो इनकम है वो 100 रुपीज, सर बहुत कम है, ठीक, 100 रुपए। एक इंसान मिस्टर ए है, मिस्टर ए से बात, एक इंसान मिस्टर ए है जिनकी इनकम 100, वो क्या करते हैं, इसमें से 60 रुपीज कंज्यूम कर लेते हैं और 40 रुपीज को सेव कर, कंज्यूस आना, बहुत कंज्यूस। दूसरा इंसान है मिस्टर बी, मिस्टर बी की भी इनकम 100 है। वो क्या करते हैं, 40 रुपीज को सेव करते हैं, 40 रुपीज को कंज्यूम करते हैं और 60 रुपीज को सेव करते हैं। सर ये तो उससे बड़े कंजूस। हाँ बेटा, तो उससे बड़े कंजूस। आप सोचिए, एक इंसान के लिए, आपको एक क्वेश्चन, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या सेविंग करना अच्छा है कि बुरा? इज सेविंग इज अ वाइस और अ वर्च्यू? क्या सेविंग करना बेहतर है या नहीं बेहतर? सर ऑब्वियस सी बात है, सेविंग करना अच्छा है, सब खा के खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, सब पैसा सेव नहीं करेंगे तो कैसे बुढ़ापे में काम आएगा। आपने अक्सर अपने पेरेंट्स को कहते सुना होगा कि नहीं बेटा पैसा बचाया करो, पैसा सेव करना चाहिए। मैं भी ये कहता हूं कि पैसा सेव करना चाहिए, एज एन इंडिविजुअल आपको पैसा सेव करना चाहिए, बट अगर पूरा देश पैसा सेव करने लगेगा तब तो बहुत बहुत। सर ये कौन सी बात है? देखिए कैसे, आपकी कमाई, मिस्टर ए की कमाई 60 रुपए है, 60 रुपए वो कंज्यूम करते हैं और 40 रुपए वो सेव करते हैं। अब आज से कुछ दिन पहले तक हर जगह बैंक का एक्सेस नहीं है, इस पैसे को इन्होंने कैश के बेसिस में मम्मी को दे दिया और मम्मी ने इस पैसे को अलमीरा में रख दिया। सर अब तो ये पैसा गया, मम्मी ने इस पैसे को कहाँ रख दिया, अपने घर में अलमीरा में बंद। अब आपके पास खर्च करने के लिए कितना पैसा? सर 60 रुपीज ही है आपके पास, अभी मैंने बताया दो आदमी। अब जो प्रोड्यूसर ने आपको, आपने प्रोड्यूसर के यहाँ जो 100 रुपीज का काम किया था और आपने जो उसको सामान, उसने आपको पेमेंट किया था वो कितने का किया था, 100 रुपीज का। इसका मतलब है जो आपकी कमाई थी वो कितने की थी, 100 रुपीज की थी। बोलिए हाँ कि ना? आपने उसमें से सिर्फ 60 रुपीज को खर्च करने की कोशिश की और बाकी पैसे को आपने चाहा, बाकी पैसे को आपने चाहा कि आप सेव करके घर की अलमीरा में रख दें या कहीं घर के अंदर जमीन के अंदर गाड़ के रख दें। तो आपने वो 40 रुपए बचा दिया, आपने वो 40 रुपीज अपने पास बचा कर रख। तो दोबारा जब आप प्रोड्यूसर से डिमांड करने पहुंचे हैं बेटा, तो क्या 60 रुपीज ही लेकर पहुंचे हैं? हाँ सर, 40 रुपए तो मैं घर रखा है। तो कितना लाए? 60 रुपीज। आपने प्रोड्यूसर से जो सामान खरीदा है वो कितने का खरीदा है? सर 60 रुपीज का खरीदा। उसने बनाया कितने का था बेटा? 100 रुपए। आपको उसने पेमेंट कितना किया था? सर 100 रुपए। लेकिन मैं तो कंजूस हूं, बचाना भी था, मैंने 40 रुपए बचा लिए सर, घर पे रखा हुआ, बहुत अच्छा पैसा बचाऊंगा, बड़े होकर कार लूंगा। अभी से 40-40 रुपए बचा के रखूंगा, तब बड़ा होकर जब 60 साल का हो जाऊंगा तो एक BMW खरीदूंगा। अच्छा, तो अब आपने क्या किया, 60 रुपए की डिमांड यहां पर प्रोड्यूसर से की। प्रोड्यूसर के पास जो ₹40 का जो आप घर रखा है, उस 40 का जो प्रोडक्शन था वो उसके पास अनसोल्ड रह गया। बोलिए हाँ कि ना?
हाँ सर, उसके पास अनसोल्ड रह गया, कोई आया ही नहीं तो उसके पास वो अनसोल्ड है। जब अनसोल्ड रह गया तो क्या वो दोबारा जब आएगा, और उसके बाद वापस से पैसा कितना पहुंचा, 60 रुपीज, उसने आपको दिया कितना था, 100 रुपीज, मतलब उसको अपने आप 40 रुपए का जो नुकसान हुआ वो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन अनसोल्ड चला गया। अब दोबारा जब वो प्रोडक्शन कर पाएगा बेचारा, इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, तो वो सिर्फ 60 रुपीज का ही तो कर पाएगा, उसके पास 100 रुपए है ही नहीं। 100 रुपए तो उसने आपको दिए थे कि आप दोबारा बड़ी आस से, बड़ी उम्मीद से कि आप दोबारा आएंगे, तो 100 रुपए लेकर आएंगे, और मैं उस 100 रुपए से फिर प्रोडक्शन करूंगा, फिर बेचूंगा, तो इस तरीके से चलेगा। लेकिन आप तो वापस से 60 रुपए लेकर आए, 40 रुपए आप घर में मम्मी को अलमारी में रख देते हैं। अब जब 60 रुपीज आप लेकर आए, जब आप 60 रुपीज वहां पर लेकर आए, तो दोबारा जो उसके पास स्टॉक बचा रह गया, वो 40 रुपीज का स्टॉक अनसोल्ड रह गया, जो बिका ही नहीं, वो क्या रह गया, अनसोल्ड। जब वो 40 रुपीज का स्टॉक अनसोल्ड रह गया, तो क्या हुआ, जब वो 40 रुपीज का स्टॉक अनसोल्ड रह गया तो क्या हुआ, अब वो लॉस। इस तरीके से ऐसे सब ने किया, ए ने भी किया, बी ने भी किया, तो क्या हुआ, देश की इकोनॉमी श्रिंक कर गई। और जो पैसा इकोनॉमी से बाहर हो गया, उस पैसे को कहा गया लीकेज। क्या कहा गया, लीकेज। पानी का लीकेज होता है, वैसे ये पैसे का लीकेज हो गया, पैसा बाहर चला गया, इकोनॉमी से बाहर चला गया। उस सर्कुलर फ्लो से, जो गोल गोल फ्लो था, उस फ्लो से वो पैसा बाहर गिर गया। जब बाहर गिर गया तो इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी और आप नीचे की तरफ चले जाएंगे, जो शुरुआत में हमारे देश के साथ, भारत के साथ हुआ, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इतना वाइब्रेंट नहीं था। हाँ, ये पैसा अगर आप बैंक में सेव करते तो कोई लोन लेता, लोन लेने के बाद प्रोड्यूसर लोन लेता, इन्वेस्टमेंट करता, और फिर आगे धीरे धीरे वो पैसा बढ़ता। ये बात हम आगे बढ़ेंगे, अभी तक जरूरत नहीं। ये था आपके पास इंट्रोडक्शन। इतना इतना सिर्फ इंट्रोडक्शन में पढ़ना है, बाकी उसके अंदर बहुत सी बातें अगर जो अच्छा लिखी हैं, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे धीरे धीरे सिलेबस में आती है। ये इंट्रोडक्शन की पार्ट इतना सा रहेगा। आगे हम नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, और फिर जानेंगे कि कैसे देश की इनकम को निकाला। फिलहाल के लिए यहाँ पर चैप्टर 1 को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।